Today we're going to start web application penetration testing, which is one of the most important and fundamental module in the cyber security. अगर आप next move करना चाह रहे हैं penetration testing में तो ये आपको helpful रहेगा next आपको continue करने में कि किस तरह से आप bugs find कर सकते हैं, किस तरह से आप vulnerabilities find कर सकते हैं and how you can report that vulnerabilities to get bounties. तो इससे पहले भी हमारा एक मॉड्यूल हुआ था, एक लेक्चर हुआ था जिसके ऊपर हमने बग बाउंटी हंटिंग की पूरी डिटेल के साथ देखी थी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया था और डिफरेंट कैंपेन्स हमने देखी थी किस तरह से हर एक इंडस्ट्री के, हर एक फर्म, हर एक इंडस्ट्री, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस ने वहाँ पे अपनी अपनी कैंपेन्स और प्रोग्राम्स लॉन्च कर रखे हैं सो दैट कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हैकर्स को इनवाइट किया जाता है उनके जितने भी एसेट्स हैं, उनके जितने भी सिस्टम्स हैं, उनकी जितने भी वेब एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, सभी को टेस्ट किया जाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट हैकर्स जो हैं वो उनके ऊपर अपनी सारी एबिलिटीज़ और स्किल्स को यूज़ करते हुए उन सिस्टम्स में बग्स और वर्नबिलिटीज़ फाइंड करते हैं और देन वो रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स जो हैं वो पे करती हैं, कुछ बॉन्टीज पे करती हैं। इसी के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करवा के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने सिस्टम्स को, अपनी साइट्स को और ज़्यादा सिक्योर कर लेते हैं कि इन रियल सिनेरियोज अगर कोई एक ब्लैक हैट हैकर जो है उनके सिस्टम पे अटैक करने से पहले ही पहले वो अपने पूरे सिक्योरिटी पोस्चर की टेस्टिंग करके उसे और ज़्यादा सिक्योर कर सके। वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग वेबसाइट के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम ओवर द इंटरनेट जितनी भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, देते हैं ओवर द इंटरनेट, हम कोई चीज़ भी एक्सप्लोर करते हैं थ्रू वेब एप्लीकेशन करते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन दैट वी ओपन ऑन आवर लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, जहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ ओवर द इंटरनेट। हमारा यहाँ पे इस मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट है हाउ टू हैक अ वेबसाइट। तो उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जानने हैं और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। लाइक आप मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं, आप कोई भी साइट ओपन करते हैं, किसी भी साइट को आपको एक्सप्लोर करना है, you just type the domain name like facebook.com। तो facebook.com हमने DNS के अंदर पूरा उसका देखा था कि किस तरह से DNS सर्वर के पास वो डोमेन जाती है और फिर वो रिजॉल्व टू आईपी एड्रेस होता है और वो आईपी एड्रेस उस साइट के सर्वर पे जाता है। सर्वर इज नथिंग बट लाइक सर्वर जो है हमारे पास एक ऐसा लैपटॉप या एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके आर्म सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा अपग्रेडेड होता है। लाइक अगर आपके विंडोज सर्वर्स हैं तो विंडोज से थोड़ा अपग्रेडेड सर्वर्स हैं, मशीन्स हैं। अगर आपके लिनक्स हैं तो लिनक्स से थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन्स, उनके ऊपर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस, कुछ ऐसी डेटाबेसेस होती हैं जो कि उन साइट्स को होस्ट करती हैं, उनका डाटा स्टोर करती हैं और उन्हें कंबाइन रखती हैं और बकायदा उनके ऊपर जो है जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं उन्हें पब्लिश करती हैं ओवर द इंटरनेट। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप है तो मैं इसके ऊपर भी साइट पब्लिश कर सकता हूँ। अगर आपके पास लिनक्स मौजूद है तो आप उसके ऊपर भी कोई भी साइट पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सर्वर्स दूसरी साइड पे एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन वो कंप्यूटर थोड़ा हटके होता है, उसके ऊपर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस, कुछ ऐसी डेटाबेसेस कॉन्फ़िगर कर रखी होती हैं जो कि उन वेब एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर रही होती हैं। कंप्यूटर्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सम सर्वर्स, अपाचे, माइस्क्यूएल जैसी वेब एप्लीकेशंस को ओवर द इंटरनेट जो है वो रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि
एक सर्वर पे मल्टीपल वेब एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल हो सकती हैं। एक कंप्यूटर है, एक सर्वर है, उसके ऊपर अगर टेक हब फैसलाबाद की साइट होस्टेड है, तो उसके ऊपर सेम सर्वर के ऊपर सेम आईपी एड्रेस के ऊपर बहुत सारी और साइट्स भी होस्टेड हो सकती हैं। तो इस तरह से एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल साइट्स होस्टेड है, तो इट मींस अगर मैं किसी एक साइट को टारगेट कर रहा हूँ और उस साइट को मुझे हैक करना है या उसमें से बग्स फाइंड करने हैं और वो इतनी सिक्योर है कि मैं उसकी एक्सेस नहीं गेन कर पा रहा, तो मैं देखूंगा कि उस सर्वर के ऊपर मौजूद बाकी साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। आई विल गो फॉर दैट कि मैं उस सर्वर के ऊपर होस्टेड किसी और साइट को पकड़ूं, उसे पेनिट्रेट करूं, सर्वर की एक्सेस गेन करूं और फिर उस सर्वर पे मौजूद जितनी भी साइट्स हैं उनकी एक्सेस गेन करूं। तो एक सर्वर के पास बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ही सेंसिटिव फाइल्स होती हैं, जितनी भी वहाँ पे होस्टेड साइट्स हैं सभी का कंट्रोल उस सर्वर के ऊपर मौजूद होता है। तो यहाँ पे हर सर्वर जो है, डेफिनेटली अगर मेरा ये लैपटॉप है इसके ऊपर अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो ये पाइथन को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। अगर इसके ऊपर पीएचपी इंस्टॉल नहीं है तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉर दैट हमें उस सर्वर की जो एग्जीक्यूशन की फाइल्स हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, उन्हें भी देखना पड़ता है। अगर कोई ऐसा सर्वर है जिसके ऊपर पीएचपी की फाइल्स जो है वो पीएचपी के ऊपर जितनी बनी साइट्स हैं उन्हें वो कॉन्फ़िगर कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो मुझे उसे हैक करने के लिए पेलोड या एक्सप्लॉइट भी पीएचपी में ही लिखना पड़ेगा, राइट। ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के ऊपर अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो पाइथन का पेलोड इसके ऊपर रन नहीं करेगा। तो उस सर्वर को हैक करने के लिए मुझे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, टेक्नोलॉजी की भी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। इसी तरह से web application is executed here not on the client's machine, कि भाई वो सारी की सारी वेब एप्लीकेशन जो है वो सर्वर के ऊपर होस्टेड है। एक और किसी कंट्री के अंदर एक लैपटॉप पड़ा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है जिसके ऊपर फेसबुक का पूरा डाटा पड़ा है, उसकी कोडिंग फाइल्स, उसकी डेटाबेस, हर एक चीज उस सर्वर पे मौजूद है। मैं जब यहाँ पे facebook.com लिखता हूँ, आई जस्ट सेंड द रिक्वेस्ट टू दैट सर्वर। जब मेरी रिक्वेस्ट वहां पे जाती है तो उसके अगेंस्ट मुझे वो सर्वर कुछ रिसोर्सेज जो है वो एग्जीक्यूट करके शो करता है इन रिस्पॉन्स। तो एग्जीक्यूशन सारी सर्वर साइड पे होती है, क्लाइंट साइड के ऊपर हमें सिर्फ व्यू आ रहा होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज का। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि अपनी अपने वर्चुअल बॉक्स में आप सभी ने मेटास्प्लॉइट और लिनक्स दोनों को करके रखना है और दोनों का इंटरनेट जो है वो आपका नेटवर्क के ऊपर मौजूद होना चाहिए। नेट नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि आपके वर्चुअल बॉक्स या VMware के अंदर एक इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट हो जाता है और सारी मशीन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं।
अगर आप यहाँ पे देखें तो ये शो कर रहा है MySQL डेटाबेस सर्वर MySQL, और ये जितने भी बाकी अपने सर्वर और एप्लीकेशंस हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं जो कि होस्ट करने में हेल्पफुल हैं वेब एप्लीकेशंस को, ये अपने इसने ओके किए हैं, अप किए हैं। हम यहाँ पे जब आते हैं तो नेक्स्ट आपको कमांड देनी है msf admin msf admin। करने के बाद आपका जो है मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जो है वो रन हो जाती है। अब इसमें कुछ चेंजेस भी करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डायरेक्टरी बता दूं जहां पे आपकी वेब एप्लीकेशंस की जितना भी डाटा है वो स्टोर होता है। उससे पहले हम देखेंगे इसके ऊपर कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो होस्टेड हैं। आपको यहाँ से आईपी एड्रेस जो है एक दफ़ा पिंग करके देखना है और फिर ब्राउज़र के ऊपर एज इट इज़ आपको सर्च करके देखना है। 10.02.15 10.02.15। अच्छा, एक और चीज़, जब आप अपने मेटास्प्लाइटेबल मशीन जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो हो सकता है आपका आईपी एड्रेस हर बार चेंज हो, राइट? आपके पास क्योंकि एक पूरा प्राइवेट नेटवर्क है एक रेंज के अंदर, अगर आप पहले काली की मशीन ओपन करते हैं तो हो सकता है वो आईपी एड्रेस पहले फेच कर ले उस पूल से, और अगर आप मेटास्प्लाई टेबल जो है उससे कर रहे हैं तो हो सकता है वो पहले फेच कर ले आईपी एड्रेस। तो उस लिहाज से आपको आईपी एड्रेस हर बार देख लेना है जब भी आप रीस्टार्ट करें। मुझे यहाँ पे देखिए ब्रिज अडेप्टर था, इस वजह से पिंग नहीं हो रहा। मुझे इसे नेट नेटवर्क करना है और नॉट कनेक्टेड है, तो ये मसला आ सकता है आपका। हम पहले इससे कन्वर्ट करते हैं इनटू नेट नेटवर्क। आपने सेटिंग्स में जाना है, जाने के बाद आपको नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको चेंज कर देना है अपने अडेप्टर्स को नेट नेटवर्क के ऊपर। यहाँ पे आएगा नॉट सिलेक्टेड, तो इट मीन्स आपका नेट नेटवर्क जो है वो क्रिएट हुआ हुआ ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है फाइल्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर, टूल से नेटवर्क मैनेजर, फाइल, टूल्स, नेटवर्क मैनेजर। यहाँ पे जाने के बाद आपको नेट नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट कर देना है। ये आपका नेट नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। करने के बाद आपको सिंपल जो है इसे अप्लाई कर देना है। मेटास्प्लाइट के ऊपर चलेंगे, इसकी सेटिंग्स में चलेंगे, इसे भी नेट नेटवर्क के ऊपर करेंगे और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका। इसे ओके करेंगे। इसी के बाद आप अपनी बाकी मशीन्स भी नेट नेटवर्क के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। ब्रिज से नेट नेटवर्क ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्टेड, ओके।
आपके पास जब आप लिनक्स में जाते हैं तो तब आपके पास किस डायरेक्टरी के अंदर सारी की सारी वेब एप्लीकेशंस आप होस्ट कर सकते हैं। आपकी रूट डायरेक्टरी होती है, उस रूट डायरेक्टरी के अंदर आपके पास एक फोल्डर होता है वार का। उस वार के फोल्डर के अंदर आपके पास एक फोल्डर होता है www, और उसके अंदर आपका सारा का सारा डाटा होता है वेबसाइट्स का। मुझे कोई भी साइट होस्ट करनी है, कोई भी साइट, मैं अपनी खुद की साइट क्रिएट करके भी अगर मुझे होस्ट करनी है तो मैं अपने लिनक्स में जाके इस फोल्डर के अंदर उस साइट को जो है वो रख दूंगा, उसका पूरा फोल्डर रख दूंगा। ठीक है, करने के बाद मैं वहाँ पे अपनी अपाचे सर्वर रन करूँगा, अपनी डेटाबेस रन करूँगा, और इजीली उसे कहीं से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, और अभी हमारे मेटास्प्लाइट के अंदर सेम इसी डायरेक्टरी के अंदर कुछ साइट्स होस्टेड हैं, और उन साइट्स के अंदर हमारे पास मल्टीडी, माई पीएचपी माई एडमिन है। इसी तरह से आपके पास माई एसक्यूएल है, डेटाबेसेस हैं। इसी तरह से टी वी डब्ल्यू ए के नाम से है, टी विकी के नाम से है। तो कुछ साइट्स हैं वहाँ पे होस्टेड, और जिन्हें मैं एक्सेस कर सकता हूँ सिर्फ एक सिंगल आईपी एड्रेस है। यहाँ पे हमारे ये स्टार्ट हो चुका है। वंस अगेन मुझे आईपी एड्रेस चेक करना है इसका, msf admin msf admin। करने के बाद इफ कॉन्फ़िग करेंगे, इफ कॉन्फ़िग सेम आईपी एड्रेस नहीं रहा, इस बार 24 आया है, तो इसी आईपी एड्रेस को मैं अपने लिनक्स में इस बार पिंग करते हैं 10.0.2.4। तो अभी ये मेरा पिंग हो रहा है, इट मीन्स कि अब मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, सेम आईपी एड्रेस को मेटास्प्लाइट के यहाँ पे आप ब्राउज़र के अंदर सर्च कर लेंगे, 10.0.2.4। मेटास्प्लाइटेबल 2, और ये आपके पास ट्विकी, पीएचपी माई एडमिन, मेटल्डी, डीवीडब्ल्यूए और वेब डेव के नाम से कुछ साइट्स हैं। मैं इनके ऊपर मूव कर सकता हूँ, किसी साइट को ओपन कर सकता हूँ, लाइक दिस वन, बॉर्न टू बी हैक। इसी तरह से मेरे पास साइट है यहाँ पे डीवीडब्ल्यूए, मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। इसी तरह से मेरे पास बाकी साइट्स हैं, लाइक पीएचपी माई एडमिन है,
तो ये सारी की सारी साइट्स होस्टेड हैं मेटास्प्लॉइट के ऊपर। एक मैट ऐसी मशीन जिसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ उसका जो मोड देखते हैं वो एक ब्लैक स्क्रीन शो होती है आपको, ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ लग रहा है कि लाइक इसका तो कोई मज़ा ही नहीं है, इसके ऊपर कोई चीज़ जो है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, आप सिर्फ और सिर्फ एक CLI मोड इंटरफेस है आपके पास, एक ब्लैक विंडो। इस ब्लैक विंडो के अंदर हम चलते हैं CD इंटू वॉर डायरेक्टरी इंटू www, और यहाँ पे अगर मैं ls करता हूँ तो ये सारी की सारी वो साइट्स हैं जो कि होस्टेड हैं वहाँ पे। CD वॉर www, तो ये सारी साइट्स वहाँ होस्टेड हैं। यहाँ पे उनका सारा डाटा पड़ा है, और सारी की सारी साइट्स मैं यहाँ पे दूसरी किसी मशीन के ऊपर यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, अभी इसके अंदर एक मिसकॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको ठीक करनी है मेरे साथ साथ। यहाँ पे फॉन्ट साइज बहुत कम है, अगर मैं इसे इंक्रीज कर सकूँ तो। आ रहा है नजर? ये थोड़ा और बड़ा कर दूँ? ओके, तो इस डायरेक्टरी के अंदर CD इंटू वॉर स्लैश www, इस डायरेक्टरी के अंदर मूव किया मैंने, और ये सारी dev d vwa metal d php my admin tiki wiki, ये सारी की सारी साइट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। यानी ये एज अ सर्वर काम कर रहा है हमारे पास, और ये सेम वैसे ही सर्वर काम कर रहा है जैसे आप कोई फेसबुक या गूगल या आप यूट्यूब सर्च करते हैं, ठीक है, और उनका डाटा किसी इसी तरह के सर्वर के ऊपर होस्टेड हो, और जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, IP एड्रेस सर्च करते हैं या डोमेन सर्च करते हैं, तो सेम जिस तरह से हमने यहाँ पे लिनक्स में ओपन किया, तो इस तरह से आपके पास साइट्स ओपन होती हैं। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे मेटल्डी है, इसके ऊपर हम काफ़ी कुछ करेंगे, लाइक आपके पास काफ़ी सारी वर्नेबिलिटीज़ हैं। नॉट लॉग इन, इसके अंदर थोड़ी सी एक मिसकॉन्फ़िगरेशन है दैट यू हैव टू फिक्स, क्योंकि नेक्स्ट हमने इसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिसेस करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना है अपने इसी मेटास्प्लाइट के अंदर, और इसी डायरेक्टरी के अंदर मूव करेंगे CD इंटू वार इंटू www। यहाँ पे आने के बाद आपने CD कर देना है मेटल डी के अंदर, दिस वन, ठीक है, और स्पेलिंग आपके सेम होने चाहिए। इसके अंदर मूव करने के बाद आप इंटर करेंगे और ls कर देंगे। सिर्फ एक एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे मिसकॉन्फ़िगरेशन है जिसे मुझे ठीक करना है, और मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या है कि वहाँ पे अगर मैं ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ या उसके ऊपर जो है उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सम टाइम उसकी डाटाबेस में मसला बनता है, ठीक है। तो उस लिहाज से मुझे एक फ़ाइल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को ठीक करना है। मैं ls करूँगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल मुझे यहाँ पे शो होगी लाइक config.inc के नाम से। इस config.inc की फ़ाइल को आप नैनो एडिटर के साथ ओपन करेंगे, लेकिन करेंगे विद सुपर यूज़र privileges। You need to become a super user nano, और उससे पहले आप sudo यूज़ करेंगे, sudo nano और config.inc। सुकून से चलते हैं। लाइक पहले मैं गया यहाँ पे, हमने क्या किया, हमने किया जी,
मैंने cd किया, वहाँ पे मैं var डायरेक्टरी में मूव किया, मैंने वहाँ पे www डायरेक्टरी में मूव किया, देन मैंने वहाँ पे मेटल डी डायरेक्टरी में मूव किया। जाने के बाद मैंने इंटर कर दिया। करने के बाद वहाँ पे एक फ़ाइल है जिसे मुझे चेंज करना है, उसके लिए मुझे sudo टाइप करना है, sudo के साथ मुझे nano लिखना है, nano के बाद मुझे config.inc की फ़ाइल को ओपन करना है। दैट्स इट। करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। ओके, तो यहाँ आते हैं, इसे हम कर लेंगे इंटर। करने के बाद मुझसे मांग रहा है MSF एडमिन और ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे आपका एरो काम नहीं करेगा, आपके एरो बटन्स काम करेंगे कीबोर्ड के। तो आपको यहाँ पे आना है लास्ट लाइन के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा स्प्लाइट, इसे चेंज कर देना है अवास्प 10 के अंदर, OWASP 10। करने के बाद मैं कंट्रोल एक्स करूंगा, और सॉरी कंट्रोल ओ करूंगा इसे सेव करने के लिए। तो इसे मैं कर लूंगा सेव। नैनो sudo nano space config.inc config.inc करने के बाद आप इस फाइल को ओपन पाएंगे अपने सामने, और अपने बटन से आप मूव करेंगे लास्ट लाइन पे। यहाँ पे लिखा है अवास्प मेटास्प्लाइट लिखा होगा, उसे अवास्प 10 कर देना है। करने के बाद आपको कंट्रोल ओ करना है, और फिर आपको एंटर करना है और कंट्रोल एक्स करके यहाँ से बाहर आ जाए। दैट्स इट। अच्छा जी, इतना हो गया। अभी एक और चीज़ रहती है, वो ये कि हमारे जो बंदे हैं, ये कुछ बंदे जो हैं वो लेट आए थे, ऐसे ही ना। तो हो सकता है कि किसी को लिनक्स की कमांड्स ही ना आती हो, तो मैं कुछ 6-7 कमांड्स भी दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, और साथ आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं, और कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं, तो हम वो भी देखते हैं। तो आप अपने टर्मिनल पे आएंगे। आने के बाद आपका टर्मिनल जब भी आप ओपन करते हैं, या आपका टर्मिनल हमेशा होम डायरेक्टरी के अंदर ओपन होता है। यानी ये फोल्डर जहाँ पे भी आप इसे क्लिक करेंगे, ये फोल्डर ही ओपन होगा जब भी आप इसे ओपन करेंगे टर्मिनल को। तो आपको देखना है कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, तो आप कमांड देते हैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। देने के बाद आपने इंटर कर देना है, तो ये आपको बताएगा कि होम के फोल्डर के अंदर एक काली का फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर आप मौजूद हैं। इज इट क्लियर? मुझे लिस्ट ऑन करना है जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स इस डायरेक्टरी में मौजूद हैं। तो मेरे पास ls की कमांड है जो कि लिस्ट ऑन करती है उस फोल्डर का जितना भी कंटेंट है। तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पब्लिक, टेम्पलेट्स और वीडियोस। अगर मैं आपको वहां पे चल के दिखाऊं, तो सेम उस डायरेक्टरी के अंदर भी यही सारे फोल्डर्स थे, ऐसे ही ना, यही है ना। नेक्स्ट, अब देखें, अगर मैं यहाँ पे LSLA कर लेता हूँ तो क्या होगा। ये कमांड हमारी बहुत हेल्पफुल रहती है जब भी आप application development कर रहे हैं, और आप सर्वर के अंदर एक्सेस गेन कर चुके हैं, या किसी सिस्टम को हैक कर रहे हैं, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या कुछ सीक्रेट फाइल्स जो हैं वो हिडन होती हैं। तो उन हिडन फाइल्स को भी देखना हो, तो आपके पास -A फॉर ऑल, व्यू फॉर ऑल का पैरामीटर है, और यहाँ पे मैंने L लगा रखा है सामने। L का मतलब ये है कि ये लिस्ट
डाउन कर देगा एक लिस्ट की फॉर्म में, लाइन बाय लाइन। तो मुझे इंटर करूंगा तो ये मुझे दिखा रहा है कि भाई वीडियोस की डायरेक्टरी तो पब्लिक थी मेरी, ठीक है, टेम्पलेट्स और पिक्चर्स और म्यूजिक ये सब पब्लिक है, लेकिन ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कुछ कैशे फाइल्स और कुछ बाकी फाइल्स जो हैं, ये सारी की सारी उन्होंने कर रखी हैं प्राइवेट, ताकि यूजर इंटरफेस थोड़ा एनहेंस हो सके, थोड़ा रश कम हो सके, आपके आपको सिर्फ वही दिखे जो आपके काम का है, ठीक है। और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह ये उनके काम की हैं जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो हमें भी इस चीज़ का एक्सपर्ट बनना है, तो इसलिए ये सारी फाइल्स भी हमें देखनी है जहाँ पे भी मौजूद होंगे हम। हमें हो सकता है कि कोई पासवर्ड फाइल हो, या कोई यूज़र नेम्स या कोई क्रेडेंशियल्स की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो जो कोई हाइड कर रखी हो किसी डायरेक्टरी में, ठीक है। ये CTF कॉम्पिटिशन्स में आप अपेयर हो रहे हैं और वहाँ पे हो सकता है किसी सर्वर की आप एक्सेस ले चुके हो लेकिन आपको फ्लैग ना मिल रहा हो, तो उसके लिए आपके पास कमांड है। और इससे पहले पहले हमने ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, यूज़र परमिशंस, यूज़र कितने टाइप के होते हैं, अगर डी लिखा है तो इट मीन्स डायरेक्टरी है, अगर डैश है तो इट मीन्स फाइल है, रीड राइट और एग्जीक्यूशन की परमिशंस, परमिशंस चेंज कैसे करनी है विद CS मोड, ठीक है। तो वो सारा कुछ हमने देखा हुआ है, अगर किसी को कुछ याद आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एक कमांड होती है टच की, टच मी है, टच मी नॉट। तो ये टच की कमांड जो है ये फाइल क्रिएट करती है। मैं कोई भी फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, फाइल डॉट txt, फाइल डॉट pdf, फाइल डॉट html, तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ मल्टीपल फाइल्स एक कमांड के साथ, या एक कमांड के साथ एक एक फाइल भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी फाइल्स बन गई हैं। लेट्स मूव इनटू दैट डायरेक्टरी। तो ये सारी की सारी फाइल्स मेरी बन चुकी हैं। किसी भी फाइल के अंदर कुछ भी लिखना है तो मेरे पास नैनो का एडिटर है जो कि अभी हमने यूज़ किया। आप नैनो लिखते हैं, नैनो के बाद आप नैनो से नैन मिलाते हैं और ये txt फाइल ओपन करते हैं और आपके पास कुछ ऐसा एडिटर ओपन हो जाता है। इस एडिटर के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक विंडोज़ के ऊपर MSF, क्या कहते हैं, MS ऑफिस है, ठीक है, वर्ड है, इसी तरह से बाकी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया का यहाँ पे इल्म लिख दूँ, पर मेरे पास है नहीं। तो कंट्रोल O के साथ हम इसे सेव करते होते हैं, करने के बाद हम इंटर दबाते होते हैं, दबाने के बाद कंट्रोल X करते हैं। ये जो आपको शो हो रहा है ना, ये हैट बनी लेटर से पहले, इसका मतलब होता है कि आपको कंट्रोल प्रेस करना है और उसके बाद वो लेटर प्रेस करना है। तो राइट आउट मीन्स कि मैं सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल X मीन्स कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ इससे। तो मैं कंट्रोल O के साथ सेव कर चुका हूँ, कंट्रोल X के साथ बाहर आ जाऊंगा। ओके, इसके बाद मुझे इस फाइल को रीड करना है। उसके लिए मेरे पास कैट की कमांड है, कैट फाइल डॉट txt। मेरे पास जितना भी डाटा है वो शो हो जाएगा। लाइक मुझे कोई फोल्डर क्रिएट करना है, mkdir है, ठीक है। और एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं लाइक राइस, रईस के नाम से। हाँ, जब आप इस तरह से कोई फोल्डर क्रिएट कर रहे हो ना जिसके अंदर स्पेस आ रही है, तो उसके लिए आपको कोटेशंस में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका, ठीक है, और दिस वन। और इस फोल्डर के अंदर मूव करना है तो सेम उसी कोटेशंस के अंदर ही मुझे लिखना है। और यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी चेंज हो चुकी, यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखूंगा, मुझे फोल्डर से बाहर आना है तो CD स्पेस से डॉट डॉट। अच्छा, यहाँ पे एक और भी है,
हमने ड्यूरिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक पाथ ट्रैवर्सल वर्नेबिलिटी देखी है, जिसके अंदर आपके पास कुछ ऐसा होता है, लाइक मैंने यहाँ पे रईस की डायरेक्टरी बनाई, उससे पहले काली की डायरेक्टरी है, उसके बाद होम की डायरेक्टरी है। तो लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd स्पेस स्पेस, तो मैं दो फोल्डर, ठीक है, अगर एक बार लिखूंगा तो एक फोल्डर पीछे जाऊंगा, अगर दो बार लिखूंगा तो दो फोल्डर पीछे जाऊंगा, अगर तीन बार लिखूंगा तो तीन फोल्डर पीछे जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे तीन फोल्डर पीछे जाता हूँ और फिर मैं अपनी pwd डायरेक्टरी देखता हूँ तो मैं रूट डायरेक्टरी में मौजूद हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो ये पहले मुझे मूव करना पड़ेगा होम डायरेक्टरी के अंदर और फिर वहां से डेस्कटॉप और डेस्कटॉप से रईस का फोल्डर। ओके, इज इट क्लियर? एक हमारे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स होती हैं जो कि ज़रूरी है हमें जानना। मैंने प्रीवियस सेशंस के अंदर भी आपको उनसे मुतारिफ करवाया था कि फाइल सिस्टम में आप मूव करते हैं, जाने के बाद आपके पास एटीसी का फोल्डर है, एटीसी के फोल्डर के अंदर आप सबसे नीचे मूव करते हैं, इतना नीचे भी मूव नहीं करना कि आप गिर जाओ। तो यहाँ पे आपके पास पास डब्ल्यू डी की फाइल्स हैं, ये ऐसी फाइल्स हैं जिसके अंदर आपके यूज़र नेम्स, यूज़र आईडीज और यूज़र अकाउंट की कुछ इन्फॉर्मेशन और आप जो शेल यूज़ कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। इसी तरह से अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप कोई भी यूज़र इसे ओपन कर सकता है। लेकिन एक नीचे ही फाइल है शैडो की, इसके ऊपर क्रॉस का साइन आपको शो कर रहा होगा कि भाई एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अपनी औकात में रहो, ठीक है। और अगर इसे एक्सेस करना है तो यू नीड टू बिकम अ सुपर यूजर, और ये आपको यहाँ से ही नहीं बल्कि आपको टर्मिनल से भी एक्सेस करनी आनी चाहिए। उसके लिए कैट लिखते हैं, आप etc लिखते हैं और यहाँ पे आप दोनों फाइल्स के नाम लिख सकते हैं। लाइक पास wd है तो आप etc/pass wd लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप ओपन करना चाहते हैं, कैट लिखेंगे। अच्छा एक और चीज़, मैं यहाँ पे ना ई टी लिख के, मेरे पास टैब का जो है पैरामीटर है, की है, उसे क्लिक करोगे ना आपकी कमांड को ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पूरा करता जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी ज़रा और आसान कर देता है, ठीक है। तो etc, उसके बाद पास wd, मैंने पास w लिखा, इसने खुद ब खुद डी लगा दिया। इसे ओपन कर लेंगे, आपका यूज़र नेम क्या है, यूज़र आईडीज़ क्या हैं और वो कौन सा शेल यूज़ कर रहा है, तो वो उसकी डिटेल। इसी तरह से अगर मुझे शैडो की फाइल ओपन करनी है तो मुझे कह रहा है कि परमिशन डिनाइड, तो उसके लिए मुझे sudo करना है, sudo etc shadow। कोई तो जिंदा है, शुक्र है। यूजर नेम, यूजर नेम के बाद आपका पासवर्ड इन हैश, और ये कुछ पासवर्ड पॉलिसीज हैं आपकी, लाइक आपका पासवर्ड कितने दिनों बाद चेंज होना चाहिए, आपके पासवर्ड चेंज करने के अलर्ट्स कब जनरेट होने चाहिए, कितने दिनों बाद, आपके पासवर्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए, कब लास्ट अपडेट हुआ था, कब लास्ट जो है उसे मॉडिफाई कर दिया गया था, तो ये सारी वो डिटेल्स हैं। नेक्स्ट, अभी इतनी कमांड्स बहुत हैं और ये बेसिक हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का नेक्स्ट मॉड्यूल। इंफॉर्मेशन गैदरिंग। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी जहाँ पे हमने पहले कर रखी है, तो कुछ
बाउंटी हंटिंग में जाएं, चाहे आप रेड टीमिंग में जाएं, चाहे आप एथिकल हैकिंग में जाएं, आपका पहला स्टेप होता ही यही है। ये उल्लू का पट्टा आपकी कहीं जा नहीं छोड़ेगा। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मेरा यार किस गली में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, उसके घर का नंबर पता, उसका अब्बा क्या करता है, उसकी अम्मा क्या करती है, सारा कुछ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जिस साइट को टारगेट करना है उसका आईपी एड्रेस, उसके डोमेन नेम इंफॉर्मेशन, उसकी टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज हो रही हैं, उस जिस सर्वर के ऊपर वो होस्टेड है उस सर्वर के ऊपर और कौन कौन सी साइट्स होस्टेड हैं, इसी तरह से उसके डीएनएस रिकॉर्ड्स, और कुछ ऐसी फाइल्स और कुछ ऐसी डायरेक्टरीज होती हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, हम उन्हें किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो अब चलूँगा मैं हु इज़ लुकअप। हमारे पास एक साइट ये भी है जिसके ऊपर आपके पास हु इज़ इन्फॉर्मेशन डोमेन टूल्स की लाइक, जब भी मुझे कोई एप्लीकेशन के लिए डोमेन खरीदनी है, लाइक मैं चाहता हूँ मैं सैयद रमजान बुखारी .com के नाम से साइट लॉन्च करूँ, तो मुझे इस नाम की एक डोमेन परचेज करनी पड़ेगी। तो मैं किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, किसी भी थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर के पास जाऊंगा, उसे अपनी सारी डिटेल्स दूंगा, मेरा ये नाम है, मेरा ये फ़ोन नंबर है, ये मेरी ईमेल है, ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है। देने के बाद वो मुझे पूरा मेरी कंफर्मेशन करेंगे डिटेल्स की। करने के बाद मैं उन्हें पे करूंगा, पे करने के बाद मेरे नाम पे वो रजिस्टर कर देंगे डोमेन। यानी जब तक मैं उन्हें पे करता रहूंगा तब तक वो डोमेन किसी और के पास नहीं जाएगी, उनके पास मेरी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अब होता क्या है कि ये डिटेल्स कुछ कंपनीज अपने पास पब्लिकली अवेलेबल रखती हैं कि अगर किसी का पता करना हो कि ये साइट किसके नाम पे है, उसका अता पता क्या है, तो वो हमारे पास डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर मौजूद होता है। अब डीएनएस रिकॉर्ड्स आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लाइक आपके पास यहाँ पे एक साइट होस्टेड है, आप हुइज लुकअप कर सकते हैं। इसी तरह से आप हुइज की कमांड्स के साथ एनएस लुकअप कर सकते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हमने बकायदा देखी हुई थी, हमने यूज़ भी की थी जब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के प्रोसेस में मौजूद थे। और यहाँ पे लाइक हुइज डोमेन टूल्स हैं, लेट्स एक्सप्लोर। कोई भी एक साइट उठा लेते हैं, लाइक यहाँ पे आप आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप डोमेन भी दे सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। और क्या बात है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, आधी जिंदगी तो खुद को इंसान साबित करने में गुजर जाती है। इसने मुझे बताया है कि ये कितनी पुरानी साइट है, 1999 के अंदर ये क्रिएट हुई थी। और इसके बाद इसके कुछ नेम सर्वर्स हैं और इसके आईपी एड्रेस है ये,
और इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे इसकी आईपी लोकेशन है, होस्टिंग हिस्ट्री है, जहाँ पे लाइक आपको पता चलेगा कि पास्ट में इसका कोई आईपी एड्रेस चेंज हुआ है तो उसकी भी आपके पास हिस्ट्री मौजूद होगी। और कुछ नेम सर्वर्स हैं, स्टेटस डोमेन इज़ रजिस्टर्ड, और ज़्यादा इन्होंने रिकॉर्ड अपना जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रखा यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस लिहाज से इसे थोड़ा सिक्योर होना चाहिए। तो इसी तरह से लाइक मुझे यहाँ से आईपी एड्रेस मिल गया। आईपी एड्रेस मिलने के बाद मैं इसका रिवर्स लुकअप कर सकता हूँ। रिवर्स लुकअप में क्या होता है कि भाई एक तो आप करते हैं ना पिंग, करने के बाद आप किसी भी डोमेन को लिख देते हैं, लाइक पिंग pu.edu.pk, एंटर किया, करने के बाद उसका आईपी एड्रेस आ जाता है। अगर आप सेम एज इट इज पिंग करने के बाद की बजाय वहां पे उसी आईपी एड्रेस के साथ एनएस लुकअप कर लें, तो उस आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस एक सर्वर का, उस सर्वर के ऊपर जितनी भी बाकी डोमेन्स होस्टेड हैं वो आपको शो होंगे। यानी मेरा आईपी एड्रेस, अगर मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस है और इसके ऊपर 5-6 साइट्स पब्लिश हैं, तो किसी एक साइट का आईपी एड्रेस अगर आपको मिल जाता है, आप एनएस लुकअप करके, आपको उसका रिवर्स लुकअप करके इजीली मेरे सर्वर के ऊपर मौजूद बाकी जितने भी साइट्स हैं होस्टेड, उनका भी पता लगा सकते हैं, उनकी डोमेन्स भी आप पता लगा सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास एक नेट क्राफ्ट है, जो कि सुनी सुनाई लग रही है ऐसे ही ना, तो किसके लिए यूज होती है ये? नेटक्राफ्ट के ऊपर आप जाते हैं रिसोर्सेज के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर जाते हैं सर्च टूल्स के ऊपर, सर्च टूल्स के ऊपर आप कंप्लीट साइट मैप निकाल सकते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, यहाँ पे थ्रेट मैप्स हैं, साइबर क्राइम ट्रेंड्स, मोस्ट पॉपुलर साइट्स वगैरह। तो यहाँ पे मेरे पास साइट रिपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आऊँगा, आने के बाद मुझे यहाँ पे अपने टारगेट की डोमेन देनी है, देने के बाद मुझे यहाँ से भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, लेट्स सी कि भाई ये कब बनी बनाई मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कुछ इस इंफॉर्मेशन से कि इसका आईपी एड्रेस कौन सा है, और इसके डीएनएस एडमिन की ईमेल कौन सी है। वर्स्ट सिनेरियोज के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे हमें कुछ भी ना मिल रहा हो, तब हम सर्वर को डायरेक्ट हैक करने की कोशिश करते हैं। जब लाइक आपके पास मेल सर्वर्स हैं तो हम मेल सर्वर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, डीएनएस सर्वर्स हैं तो हम डीएनएस सर्वर्स को अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ अगर मैं नीचे चलूँ तो दिस वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपाचे सर्वर। अब अपाचे सर्वर और इसके वर्जन कौन से हैं तो मुझे वो भी देखना है। और अपाचे सर्वर है तो इट मीन्स डेटाबेस कॉन्फ़िगर है, और मैं इसके ऊपर जो है वो अपने पेलोड्स क्रिएट भी कर सकता हूँ, इसकी वर्नेबिलिटीज भी फाइंड कर सकता हूँ। हो सकता है कि ये आउटडेटेड हो, और अगर आउटडेटेड होगा तो मैं इजीली इसके सर्वर की एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि भाई जान नीचे चलते हैं तो गूगल क्लाउडफ्लेयर, ये कुछ एप्लीकेशंस रनिंग में हैं इसके। जावा स्क्रिप्ट है टेक्नोलॉजी। आपकी जो जावा स्क्रिप्ट होती है ना वो आपकी क्लाइंट साइड होती है, वो आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है। क्लाइंट साइड मीन्स कि जो इंटरफेस मेरी डिवाइस के ऊपर ओपन है सिर्फ वहीं पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो सर्वर के ऊपर जाके एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उस लिहाज से हमारे पास कुछ ऐसे अटैक्स हैं जहाँ पे हम किसी भी यूजर को थ्रू दैट जावास्क्रिप्ट जो है एप्लीकेशन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह के कुछ अटैक्स हैं जहाँ पे हम रीडायरेक्ट करते हैं या लोगों के साथ प्रैंक करते हैं, ठीक है।
तो उस लिहाज से भी हमारे पास मुझे लग गया पता कि इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट है, तो हो सकता है जावास्क्रिप्ट के इंजेक्शंस में लगा के इस साइट को डीफेस कर दूं। यानी वो आपने देखा होगा कि साइट्स हैक होने के बाद वो झंडा लगा होता है, नीचे लिखा होता है कि मैंने इस वजह से हैक की, ठीक है। और ऐसी चीज़ें भी परफॉर्म हो सकती हैं। इसी तरह से jQuery है, और नीचे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे HTML है, HTML5 यूज़ हो रही है, CSS यूज़ हो रहा है, दैट्स गुड। तो इसी के साथ साथ मेरे पास एक और साइट भी है, जो कि आपके पास रॉबटेक्स है। रॉबटेक्स आपके पास एक ऐसी साइट है जिससे जो है, जिसके ऊपर आप रिवर्स लुकअप कर सकते हैं। आप होस्ट नेम दें, आईपी एड्रेस दें, या लाइक मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस निकाल रखा था, वेयर इज, यहाँ पे भी आईपी एड्रेस है और हमने यहाँ पे भी आईपी एड्रेस देखा था, ठीक है। तो दोनों ही सेम है। इसी तरह से यहाँ पे आते हैं रॉबटेक्स के ऊपर। रॉबटेक्स ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। ये वो वाले रिकॉर्ड्स हैं, लाइक आप देखोगे तो ये सारी की सारी डोमेन्स मुझे शो कर रहा है, लाइक एक साइट तो pu.edu है, उसके साथ ccpc और ये सारी पीयू की साइट्स भी हैं। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे एक मेल सर्वर भी होस्टेड है, और ये सारी मेरे पास डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर मुझे शो हो रहा है। मुझे इवन इसकी लोकेशन भी इन्होंने बताई है कि भाई लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। One server can serve a number of web applications। बताया है कि मेरी एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल साइट्स भी होस्टेड हो सकती हैं। Gaining access to one can help you gaining access to others. To find a web application on the same server, you can use a Robtex DNS lookup, और इसी तरह से आपके पास एक bing.com है जहाँ पे आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं। लाइक आपको जाना है bing.com पे, bing.com, मुझे करना है आईपी और आईपी एड्रेस दे देना है। चले नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अच्छा, आपके पास ना लिनक्स के अंदर, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई सब डोमेन्स हमने पीयू की भी देखी, तो मेन डोमेन जो होती है आपकी वो सेम रहती है, लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड्स चेंज हो रहे होते हैं, लाइक superior.edu.pk, erp.superior.edu.pk, studentportal.superior.edu.pk। जो पहले वाले वर्ड्स चेंज हो रहे हैं वो आपकी सब डोमेन्स होती हैं। अब मोस्टली क्या होता है कि लाइक आप किसी साइट को टारगेट कर रहे हैं, उस साइट के बहुत सारे पेज हैं, और हर एक पेज के ऊपर आप मूव भी नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ ऐसे पेज हो जो कि हिडन हो, आप उन्हें एक्सेस भी नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते।
और हो सकता है कि समटाइम क्या होता है कि कभी कभी आपने किसी साइट का कोई पेज ओपन किया हो, ऊपर लिखा हो अंडर मेंटेनेंस, कभी किया है? लाइक किसी साइट को ओपन करो तो लिखा आता है अंडर मेंटेनेंस। तो क्या हो रहा होता है कि डेवलपर्स जब भी कोई नई फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहते होते हैं किसी साइट में, तो वो एज इट इज पूरी साइट के ऊपर पब्लिश नहीं कर देते हैं, उसे एग्जीक्यूट नहीं करते। वो एक सब डोमेन उठाते हैं, उस सब डोमेन के ऊपर पहले पब्लिश करने की ट्राई करते हैं, उसके ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग दैट टेस्टिंग फेज वो सब डोमेन मेंटेनेंस फील्ड के अंदर जाती है और वो वल्नरेबल हो सकती है क्योंकि वो वीक होती है। वो वीक पॉइंट अगर आपके हाथ लगता है तो इट मींस आप उसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी डोमेन्स, अगर हमें बाकी डोमेन्स भी फाइंड करनी है तो मैं डिफरेंट टूल्स है हमारे पास। मेरे पास यहाँ पे नॉक के नाम से गिटहब है, तो हम ये भी कर लेते हैं और देखते हैं जी ये कैसे इंस्टॉल करनी है और इसे किस तरह से यूज़ करना है। मैं यहाँ पे आया, आने के बाद मुझे यहाँ पे आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ नॉक, नॉक 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 गिटहब। पहली पहली साइट ओपन होगी। आपने इस कोड को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे मूव करेंगे, करने के बाद आप यहाँ पे गिट को क्लोन करेंगे और ये टूल कर लेंगे आप डाउनलोड। और ये मेरा टूल डाउनलोड हो चुका है। एलएस करेंगे तो मेरे पास यहाँ इसी टूल के नाम से फोल्डर आ गया नॉक। तो सीडी के साथ मैं इस फोल्डर के अंदर करूँगा नॉक। क्लियर की कमांड के साथ मैं अपनी पूरी प्रीवियस हिस्ट्री क्लियर करूँगा। करने के बाद मैं एलएस कर दूंगा और ये मेरे नॉक के टूल की सारी फाइल्स मौजूद है। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक फाइल देखी requirements डॉट txt की, एक देखी python डॉट py की। अब जो भी पाई वाली फाइल हो ना, आंखें बंद करके आप लोगों को पाइथन 3 लगाना है और setup डॉट py, क्योंकि सेटअप करेंगे तो चलेगा, तो ये रन कर देनी है। ओके, इट्स रनिंग। इसी तरह से जब आपको requirements डॉट txt फाइल आए आपके सामने, तो आपने इसे कर लेना कॉपी। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इतना लिखना है कि sudo pip install dash r और इस फाइल का नेम। ये requirements डॉट txt की फाइल होती है। इस requirements डॉट txt फाइल को अगर मैं वैसे ही ओपन करूं उसी फोल्डर में जाके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इस टूल को रन करने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, जो भी लाइब्रेरीज चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, इस एक ही फाइल के अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर दी जाती है। और लाइक इसे चाहिए डीएनएफ पाइथन चाहिए, इसे ओपन एसएसएल इंस्टॉल चाहिए, इसे कुछ बाकी एप्लीकेशन इंस्टॉल चाहिए। तो अब एक तो है कि मैं वन बाय वन इंस्टॉल करूं, और एक है कि उसने पूरी एक फाइल क्रिएट कर दी कि भाई इसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंस्टॉल कर लो इस टूल को यूज़ करने के लिए। तो उसके लिए मेरे पास sudo pip install dash r स्पेस requirements डॉट txt करने के बाद मुझे इंटर कर देना है। मुझे काली लिखना है, लाइक पासवर्ड देना है अपनी मशीन का, देने के बाद मेरी ये ओके।
नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप क्लियर कर देंगे, एलएस करेंगे तो मेरी जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन वाली फाइल है वो ये वाली। इसे क्या करना है आपको, इसे कर लेना है कॉपी। आप लिखेंगे पाइथन 3। अच्छा, आपको समझ नहीं आ रहा है इसे यूज़ कैसे करना है तो नो प्रॉब्लम, हेल्प ले सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो भाई सीधा जाओ ना गिटहब पे, ये कब काम आएगा। इसने बकायदा आपको दिखाया भी है कि भाई नॉक पाई, नॉक डॉट पाई डैश टी के साथ आप डोमेन लोगे, डैश डैश रिकॉन करोगे, डैश डैश ब्रूट फोर्स करोगे तो आपके पास ये सारी डायरेक्टरीज जो हैं वो लिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और नीचे इंस्टॉल कैसे करना है, उसे यूज़ कैसे करना है, एवरीथिंग इज लिस्टेड हियर। तो अभी ये वर्किंग में है या नहीं तो हम वो देख लेते हैं। लेट्स मूव इनटू DVWA, सॉरी मेटल्डी। तो मैं इसे रन कर देता हूँ एज इट इज ही। तो ये तो रन ही नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसे करके देख लेते हैं। ओहो, ये तो काम कर गया। मैंने कहा शायद और कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी करेंगे। लाइक ये तो चल रहा है ना, तो हम एक और टूल यूज़ करेंगे। वो कौन सा है हमारे पास, डर्ब, DIRB डर्ब। जिस तरह से हमने गो बस्टर यूज़ किया था, डायरेक्टरी बस्टर यूज़ कर किया था, डर्ब भी हमारे पास टूल है। आप सिंपल इसे दे देते हैं और ये स्टार्ट कर देता है डायरेक्टरीज को फाइंड करना। सेम, अभी कहानी यहीं तक की नहीं ख़त्म करते, हम गोबस्टर भी यूज़ कर लेते हैं। डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई टूल यूज़ ना आपको करना आ रहा हो या आपके पास नहीं जो है वो बन रहा, कोई रिजल्ट्स नहीं शो हो रहा है, तो आपको मल्टीपल टूल्स यूज़ करने आने चाहिए। गोबस्टर, सूडो गोबस्टर, और ब्रेस का गोबस्टर इंस्टॉल नहीं, आई थिंक, लेट मी चेक। नहीं है ना, चलें, ये जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम पहले वालों की कुछ हालात देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं कि भाई मेटल्डी को मैंने स्टार्ट किया डर्ब के साथ। यहाँ पे इसने कुछ डायरेक्टरीज और सब डोमेन्स फाइंड करके मुझे दी। पहले इसने कहा है जी कुछ क्लासेस नाम का एक फोल्डर है। अब ये चल के आ रहा है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि भाई मैं अगर पीछे जाता हूँ DVWA के अंदर, ये किसी भी साइट के अंदर, तो ये फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है, उस फाइल को ये ओपन कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं पीछे जाता हूँ तो ये एक आईपी एड्रेस है जिसके अंदर मेटल्डी की एक फाइल, एक फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर एक और फाइल है index.php की, जिसे ये ओपन कर रहा है, ये वाली। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं किसी लॉगिन पेज पे जाता हूँ तो ये चेंज हो जाता है, लाइक index.php के बाद एक और लॉगिन पेज डॉट php की फाइल ओपन। अब एज इट इज अगर मैं पीछे जाता हूँ तो इसी तरह से एक फोल्डर के अंदर अगला फोल्डर, अगले फोल्डर के अंदर अगला पेज, हर पेज के बाद एक और पेज। तो फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स और आगे पेज के साथ पेज जो हैं वो लिंक है। ठीक है, मैंने आपको बताया वार के अंदर www डायरेक्टरी, www डायरेक्टरी के अंदर आपकी पूरी वेब एप्लीकेशन का सिर्फ एक फोल्डर होगा, हर पेज के अलग अलग फोल्डर्स होंगे, और नेक्स्ट हर फोल्डर के अंदर अलग अलग पेज पड़े हैं। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ नॉक के ऊपर, या मैं यहाँ पे कर रहा हूँ
तो क्या हुआ है कि भाई ये मेटल्डी का एक फोल्डर है जहाँ पे क्रेडिट्स का एक फोल्डर है, इसी तरह से मेटल्डी का एक फोल्डर है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर है, इसी तरह से फुटर्स, हेडर्स, होम, इमेजेस, इंक्लूड्स, इंडेक्स, इंडेक्स डॉट php, और ये मुझे एक लॉगिन का जो है वो मिला है, तो मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ। इसी तरह से अब मैंने इसे ओपन किया तो मेरे पास लॉगिन पेज आ गया, और नेक्स्ट मैं नीचे अगर मूव करूं तो यहाँ पे नोट्स लिखे हैं, और इवन यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड्स के नाम की कोई एक फाइल आई है, ठीक है। और ये डायरेक्टरी हम इसे भी ओपन कर लेते हैं, तो ये डायरेक्टरी भी ओपन हो गई। अच्छा, इसके अंदर अकाउंट्स डॉट टी एक्स टी की एक फाइल पड़ी है, तो इसे ओपन करूंगा तो भाई ये मुझे बता रहा है कि कुछ यूज़र नेम, पासवर्ड, और उस किस यूज़र का है वो मुझे कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है। हो सकता है ये किसी अकाउंट के पासवर्ड हो, तो मेरे पास यहाँ पे लॉगिन पेज तो मौजूद है, तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। लाइक यहाँ पे एडमिन है, कॉपी करते हैं, इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड है, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। तो ये भाई अकाउंट लॉगिन हुआ है मेरा, और एज अ कौन सा यूज़र है भाई, एडमिन मंकी है, ठीक है। और अगर मैं आपको पिछली इसकी कुछ दिखाऊं तो भाई यहाँ पे नॉट लॉग्ड इन है, ठीक है। तो इट मीन्स मेरे पास ड्यूरिंग इनैमोरेशन, ड्यूरिंग स्कैनिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मुझे पासवर्ड भी मिले, मुझे लॉगिन पेज भी मिला जिसके ऊपर मुझे लगाने हैं। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, अगर मैं नीचे जाऊँ मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई रिवॉर्ड्स डॉट टी एक्स टी की फाइल है। मैंने आपको पहले पहले दिनों में बताया था कि ये भाई एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर किसी भी साइट का कोई भी पेज अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है, वो ये पेज डिसाइड करता है, ये फाइल डिसाइड करती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक अपनी साइट लॉन्च की ओवर द इंटरनेट, उसे पब्लिक किया, करने के बाद मैं चाहता हूँ यार जो एडमिन लॉगिन पेज है ना, वो कोई यूज़र भी सर्च करे तो उसे शो नहीं होना चाहिए। एडमिन लॉगिन पेज किसी को भी शो ना हो, तो मैं उसकी एक रिवॉर्ड्स डॉट टी एक्स टी की फाइल बना के यूजर एजेंट को डिसअलाउ कर दूंगा। यूजर एजेंट डिसअलाउ मींस कि चाहे मैकबुक का हो, चाहे लिनक्स का हो, चाहे काली का हो, चाहे पैरेट का हो, चाहे मोबाइल फोन से हो, जो भी यूजर हो, गूगल बॉट्स जो हैं वो कभी भी इन डायरेक्टरीज को शो नहीं करेंगे यूजर्स को, यानी ये हो जाएंगी हाइड। आपकी वेब एप्लीकेशन जब भी ओवर द इंटरनेट आती है तो जो बॉट्स होते हैं वो पहले रिवॉर्ड्स डॉट टी एक्स टी की फाइल्स को देखते हैं कि भाई कौन सी डायरेक्टरी को मुझे देना है, अलाउ करना है, और कौन सी डायरेक्टरीज को मुझे अलाउ नहीं करना, कौन से पेज मुझे ओपन करने हैं और कौन से नहीं करने। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी लिखी हुई है पासवर्ड्स की, और एक डायरेक्टरी config डॉट inc जो हमने कॉन्फ़िगर की थी, इसी तरह से क्लासेस की है और बाकी चलते हैं जी। ये वाली अब देखो, हालांकि डिसअलाउ है, मैं कंट्रोल सी के साथ इसे कॉपी कर लूंगा, करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और अपनी इस मेटल्डी के फोल्डर के अंदर ये यही साइट है ना मेरी, तो इस साइट के आखिर पे इसी को मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा। तो ये मेरे पास वही अकाउंट्स डॉट टी एक्स टी वाली डायरेक्टरी आ गई जिसके अंदर पासवर्ड्स मौजूद हैं, जो कि अभी हमने ओपन की है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने अभी रिवॉर्ड्स डॉट टी एक्स टी की फाइल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी देखी है, हो सकता है मुझे कुछ यहाँ पे मिल जाए।
तो भाई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेरे पास टेस्ट स्क्रिप्ट्स पड़े हैं, vulnerabilities डॉट php पड़ी है, मेरे पास जो है यहाँ पे एसक्यूएल मैप हेल्प डॉट txt पड़ी है। अच्छा, यहाँ पे माई एसक्यूएल हेल्प डॉट txt पड़ी है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ तो भाई ये माई एसक्यूएल का टूल की कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, इसी तरह से vulnerabilities डॉट php है, तो उस लिहाज से कुछ vulnerabilities हैं इस साइट की जो कि लिस्टेड हैं। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट txt है, तो कुछ मिल सकते हैं मुझे यहाँ पे भी, लाइक यहाँ पे बीफ स्क्रिप्ट के लिए डेंजरस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है उसका एक पूरा लिंक मिला है। अच्छा, ये बहुत मजे की चीज होती है बीफ के अंदर। बीफ जो है वो एक बहुत मजे की चीज होती है, आप किसी का ब्राउज़र कंट्रोल कर सकते हो थ्रू बीफ। आप जावास्क्रिप्ट का एक कोड इंसर्ट करते हैं किसी साइट के अंदर, आप उसको बंदे को सेंड कर देते हैं, अगला बंदा ओपन करता है, उसका पूरा ब्राउज़र आपके हाथ में। तो ये बकायदा उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास काफ़ी सारी है। तो ब्रेक 4:30 होगी, 4:30 से 5 तक। तो इसी तरह से हम काफ़ी सारी डायरेक्टरीज जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने फाइंड किए हैं कुछ, तो ये टूल इतने काम का नहीं निकला। अब मसला ये आता है, तो काफ़ी सारे टूल्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं, ओपन सोर्स है। तो काफ़ी सारे टूल्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं, कोई भी उसका कोड उठा के चेंजेस कर सकता है, ठीक है। और इस वजह से काफ़ी सारे टूल्स जो हैं वो हमें ढूंढने पड़ते हैं। एक ओरिजिनल टूल को मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है, फिर उसे पब्लिक कर दिया जाता है, उसकी सेटिंग्स आगे पीछे हो जाती हैं, तो नॉक इस वजह से चल नहीं रहा, इसकी अपडेट्स काफ़ी आ रही हैं। तो डर्ब हो गया, मल्टी को हमने यूज़ किया हुआ है। तो अभी के लिए हमने इससे पहले काफ़ी कुछ जो है वो एक्सप्लोर किया है, अपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी हमने परफॉर्म की, हमने साथ साथ डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स भी किया थ्रो डर्ब, थ्रो गोबस्टर, और साथ साथ हमने नॉक डॉट पाए वो भी हमने यूज़ किया। इसी के साथ साथ हमने बाकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स और साइट्स भी देखी, और इनामोरेट किया हमने काफ़ी सारी सर्विसेज को। यहाँ से हमने यूज़र नेम्स भी निकाले, हमने पासवर्ड्स भी निकाले, और लॉगिन भी किया। और अभी इसी साइट के ऊपर, यानी इसी मेटास्प्लॉइट के ऊपर मेरे पास एक साइट है, अगर मैं वापस जाऊं तो आपको यहाँ पे शो होगी DVWA। अब ये DVWA जो है आपके पास, यहाँ पे इसका यूज़र नेम और इसका पासवर्ड आपको यहाँ नीचे भी शो हो रहा होगा कि एडमिन एंड पासवर्ड। अब ये यहाँ पे मेटास्प्लॉइट के ऊपर ऑलरेडी होस्टेड है, ठीक है, और इसी साइट से रिलेटेड मेरे पास ट्राई हैकमी के ऊपर एक रूम भी है जो अभी हम परफॉर्म करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड एडमिन है, और यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड पासवर्ड ही है। तो लॉग इन करूँगा तो मेरे पास पूरी साइट है जहाँ पे हम डिफरेंट वर्नबिलिटीज़ को जो है मास्टर कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग के लिए किसी लॉगिन पेज के ऊपर ब्रूट फोर्स कैसे करना है, यहाँ सीख सकते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ आप इसकी सिक्योरिटी इन्हांस भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी लो, मीडियम, हाई और इम्पॉसिबल, ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा लॉगिन पेज जिसकी सिक्योरिटी बिल्कुल लो है, उसके ऊपर ब्रूट फोर्स कैसे करना है,
जिसकी हाई या मीडियम है उसके ऊपर किस तरह से आप ब्रूट फोर्स करके लॉगिन पेज को बाईपास करते हैं। इसी तरह से कमांड एग्जीक्यूशन वर्नेबिलिटीज़ हैं, जहाँ पे आपको कोई भी इनपुट फील्ड दे रखी है वहाँ पे आप किस तरह से लिनक्स की कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कि बैकएंड के ऊपर अगर लिनक्स सर्वर है या माइक्रोसॉफ्ट का है तो उसकी डायरेक्ट कमांड्स आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वहाँ से कैसे उसकी एक्सेस गेन कर सकते हैं, उसका डाटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है, इसी तरह से फाइल इंक्लूजन है, एसक्यूएल इंजेक्शंस हैं, अपलोड वर्नेबिलिटी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, रिफ्लेक्टेड है, स्टोर्ड है। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम ट्राई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अपलोड वर्नेबिलिटी है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़े बहुत इश्यूज आ जाए, क्योंकि मशीन जो है मैंने पहली क्लास में थोड़ा ट्राई करने की कोशिश की है तो थोड़ी मिसकॉन्फ़िगरेशंस आ रही थी। तो उस लिहाज से मैंने ट्राई हैकमी के ऊपर इसी का एक रूम देख लिया और हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैंने DVWA के नाम से ट्राई हैकमी का रूम जो है वो ओपन कर रखा है, और साथ मैंने इस रूम को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैंने मशीन जो है वो स्टार्ट कर रखी है। स्टार्ट करने के बाद अब एक तो है कि मैं इसे ओपन कर लूँ सीधा अपने उसी काली के अंदर, सो दैट कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन करने में इजी रहे और मैं सारे टूल्स काली के यहाँ से यूज़ कर सकूँ। और दूसरा तरीका है कि आप एज इट इज़ जो है उसका अटैक बॉक्स यूज़ कर लें, तो मैं अटैक बॉक्स से ज़्यादा अपनी मशीन को प्रेफर करूँगा। हमेशा की तरह आपको पता है अपनी मशीन को एक्सेस करना है अपनी मशीन के थ्रू, तो आपको एक्सेस पे जाना है। एक्सेस पे जाने के बाद आपको यहाँ से ओपन वीपीएन की फ़ाइल को कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आप इसी फोल्डर में आ जाएंगे जहाँ पे ये फ़ाइल डाउनलोड हुई है। आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन टर्मिनल हेयर करेंगे, यहीं पे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ls करना है, करने के बाद आपकी फ़ाइल लिस्ट होगी, यहाँ पे आपको sudo open vpn लिखना है, और उसके बाद ये जो फाइल का नेम है इसे आप कॉपी कर लेंगे और इसी को आप पेस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद आपकी मशीन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी उनके नेटवर्क के साथ। अब नेक्स्ट मैं इनका जो टारगेट मशीन है अब मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। चेक करने के लिए कि मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ है नहीं हुआ, मैं इसे पिंग कर लूँगा। पिंग, एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे और मैं इसे एक बार पिंग करके देख लूँगा।
तो ये कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट, मेरे पास सिर्फ आईपी एड्रेस है, मुझे नहीं पता ये किसी सिस्टम का है, मुझे नहीं पता ये किसी वेबसाइट का है, मुझे नहीं पता ये किसी मोबाइल का है, ये क्या है। मुझे क्या करना है, मुझे जानना है कि ये क्या भला है, किसका है। तो मेरे पास एन मैप मौजूद है, मुझे सर्विस वर्जन स्कैन भी परफॉर्म करना है, मुझे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी फाइंड करना है, और मुझे बस इतना ही करना है। कहीं उल्टी गिनती तो नहीं चालू होगी। ओके, दैट्स गुड। यहाँ पे इसने कहा जी SSH शेल ओपन है, HTTP ओपन है, और साथ साथ मुझे इसने कहा है जी अपाचे सर्वर जो है यूबंटू के ऊपर है, और 998 पोर्ट्स हैं वो क्लोज हैं, और बाकी कुछ। अच्छा, यहाँ पे एक्टिव पोर्ट्स कितने हैं? SSH के ऊपर यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो सर्वर की मैं एक्सेस नहीं ले सकता, तो मेरे काम का नहीं है अभी। मेरे पास पोर्ट 80 है, तो लेट्स गो फॉर दैट, कि भाई आप कॉलन लगाएंगे और 80 लिखेंगे। दैट्स गुड। यूजर नेम पासवर्ड ट्राई करके देखते हैं भाई, कि सेम वही यूजर नेम और पासवर्ड है कि नहीं है। है, तो ये साइट यहाँ पे भी ओपन होगी। अच्छा, अगर इसका पासवर्ड और यूजर नेम अगर आपको नहीं पता तो क्या करोगे? अच्छा, मेरे पास अगर इसका पासवर्ड नहीं मौजूद, यूजर नेम नहीं मौजूद, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसका आईपी एड्रेस और ये लॉगिन डॉट पीएचपी है, मैं एक और तरीके से भी कुछ करके देखता हूँ। लाइक, हम चलते हैं अपनी मशीन के अंदर, और मैं इसे प्रोवाइड कर देता हूँ टर्ब को। आप डर्ब कर सकते हो, गो बस्टर कर सकते हो, इसी के साथ साथ आपके पास डर बस्टर है, नॉक भी है, और आपके ज़िम्मे एक असाइनमेंट भी है कि आपने डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए और सब डोमेन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टूल्स गिटहब से ट्राई करने हैं, कम से कम हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो कि मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा स्टार वाले आएंगे, आपने 4 से 5 टूल हर एक बंदा ट्राई करके उसकी एक फाइल क्रिएट करके असाइनमेंट की तरह, तो आपका वो टास्क भी आ जाएगा, बन जाएगा।
वो आप करके देंगे। अच्छा, एक तरफ ये लगा रहने देते हैं, ये थोड़ा स्लो चल रहा है एक एक करके, तो गो बस्टर कर लेते हैं इधर। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल ना हो रहा हो कुछ भी, तो आप उसे मैन्युअली कर सकते हैं। लेट्स सी इन टूल्स के अलावा भी कोई है। आर्गस है, कैरागन, मेडोसा, डायरेक्टरी फाइंड, और लेट्स सी आर्गस क्या करता है। ये समझ लें आपके पास पूरा एक फ्रेमवर्क ही है, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको ये निकाल के दे सकता है। लेट्स सी हम इसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, तब तक वो लगा रहेगा अपने काम को। एलिस करते हैं, सीडी करते हैं, आर्गस, एलिस पाइथन की फ़ाइल है, लेकिन requirements.txt की फ़ाइल पहले sudo pip sudo pip install requirements.txt python तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क है हमारे पास, जहाँ पे अल्टीमेट इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल वर्जन 101, 54 मॉड्यूल्स हैं, एसोसिएट होस्ट डीएनएस ओवर डीएचसीपी, एचटीटीपीएस डीएनएस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, डीएनएस सिक्योरिटी चेक, डोमेन इंफॉर्मेशन, डोमेन रेपुटेशन चेक, आईपी इंफॉर्मेशन, पोर्ट स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद एसएसएल, टीएलएस, ट्रेस राउट, हुइज लुकअप, जोन ट्रांसफर, आर्काइव हिस्ट्री, क्रॉलर, रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी एनालाइजर, डायरेक्टरी फाइंडर है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कुकीज एनालाइजर, कंटेंट डिस्कवरी, क्रॉलर, सोशल मीडिया प्रेजेंस स्कैन, तो काफ़ी सारे टूल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। मेरे काम का अभी कौन सा है, सब डोमेन एनामोरेशन, सब डोमेन टेक ओवर भी है एक, आपके यहाँ पे फिशिंग और मालवेयर चेकिंग भी है।
फायरवॉल डिटेक्शन के लिए भी इन्होंने बना रखा है। तो डायरेक्टरी फाइंडर 28 पे मुझे यहाँ पे 28 देना है, यूआरएल देनी है, और यूआरएल है जी रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली। इसमें रिपोर्ट जनरेट कर दी है। अब ये प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। कैसी रिपोर्ट जनरेट की है इसमें? 28 पे यूआरएल दी हमने, इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। नहीं काम किया इस। अच्छा जी, यहाँ पे ना मुझे एक डॉक्स का फोल्डर, कॉन्फ़िग का फोल्डर, मुझे डॉक्स का फोल्डर कुछ काम का लग रहा है। चलिए ओपन करते हैं इसे। ओहो, एक pdf.html की फाइल है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पीडीएफ कुछ नहीं मिला। पीछे चलते हैं, यहाँ पे एक फाइल पड़ी है डॉट पीडीएफ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिश कंटेंट। ओ नाइस, मुझे एडमिन और पासवर्ड दोनों मिल गए। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे एक्सटर्नल और बाकी ये सारा कुछ चल रहा है। तो एक तो मुझे पहले पता था कि ये मेटास्प्लॉइट की मशीन है, उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लगा के देखे। और दूसरा हम ब्रूट फोर्स करके वहाँ पे मौजूद उसकी एक डॉक फाइल के अंदर मूव गए हुए, तो वहाँ पे मेरे पास उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पड़ा था, उससे रीड आउट किया तो हमें वहाँ पे भी उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मिला। अब यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने क्या किया है कि आपने मशीन डिप्लॉय कर रखी है जी, कर ली है, और ये रूम कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस रूम को इतना जो है वो अभी कंप्लीट नहीं करते। अभी हमने इसके ऊपर काम करना है, लाइक दिस वन। ये मशीन अभी चल रही है कि नहीं चल रही? लेट्स सी। वही एडमिन था और पासवर्ड है। चले जी, ये चल रही है। यहाँ पे मेरे पास है जी फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी। मैं यहाँ पे आऊँगा। अच्छा, फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी एक ऐसी vulnerability है, आपको मेजर वेब एप्लीकेशन के ऊपर ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, कोई पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो अगर तो वो साइट सही तरह से सैनिटाइज नहीं कर रही, अपने पैरामीटर्स सही तरह से उसे उसके डिफाइन नहीं है, देख नहीं रही कि यूज़र क्या वहाँ पे अपलोड कर रहा है और किस टाइप का वहाँ पे अपलोड कर रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम उस साइट के ऊपर पेलोड और एक्सप्लॉइट भी रन कर सकते हैं, जो डायरेक्ट जाके सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे। और सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट मीन्स कि हम उस सर्वर की कंप्लीट एक्सेस ले सकते हैं। तो ये हम देखेंगे। उससे पहले मैंने कुछ ना कुछ मैं भूल रहा हूँ शायद, हमारी अभी, हाँ दिस
बल्कि मैं देख लूँ यार, ये चल भी रही है कि साइट नहीं चल रही। वेयर इज, अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, लाइक आर्ट्स पिक्स। कौन सा कलर फेवरेट है? इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर जो है जे पैक की, मैंने इसे कर लिया है डाउनलोड। करने के बाद मैं यहाँ पे पिक्चर अपलोड करता हूँ और इस पिक्चर को अपलोड करते हैं। लगता है मशीन ऑफ हो गई है इसकी। हम्म, खत्म हो गई है इसकी। अच्छा, इसे उधर ही ट्राई करते हैं अपने मेटा स्प्राइट के ऊपर। DVWA एडमिन पासवर्ड, यहाँ पे मेरे पास अपलोड जो है इसका ऑप्शन है, मुझे चूज़ करना है। मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा, करने के बाद इसे अपलोड कर दूँगा, तो मेरी इमेज जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। मुझे देखना है कि ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है या नहीं। मैं यहाँ तक इसने मुझे लिंक भी दिया है कि भाई इस जगह पे जाके आपकी अपलोड हुई है। मैं इसे डुप्लीकेट कर लूँगा और इससे पहले पहले मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूँगा, तो मुझे शो कर रहा है कि लाइक आपकी इमेज अपलोड हो चुकी है। अब इतनी इमेज है, अगर मैं यहीं पे ही पहले इसकी सिक्योरिटी चेक करते हैं। सिक्योरिटी हाई है, मैं पहले लो के ऊपर ट्राई करता हूँ। चूज़ फाइल, कोई भी एक डॉक्यूमेंट फाइल कहीं पे पड़ी है मुझे, लाइक दिस ओवा फाइल है OVPN की, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। तो ये भी इजीली अपलोड हो गई, हालांकि इसने लिखा था चूज़ इमेज टू अपलोड, यानी मैं कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो हमारे पास ना एक टूल होता है पेलोड्स या रिवर्स शेल जनरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वेवली। और वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के अंदर ये आपके काफ़ी काम आता है। इसे यूज़ कैसे करना है, आप सिंपल वेवली लिखते हैं, लिखने के बाद अगर तो आपको यूज़ ना करना है तो डैश डैश हेल्प लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिखेंगे जर्नेट। लिखने के बाद आप पासवर्ड देंगे अपने पेलोड को देने के लिए, तो मैं 1 से लेके 5 तक पासवर्ड दे दूंगा। और उसके बाद मैं एक PHP के अंदर एक शेल जो है वो क्रिएट करूंगा, लाइक शेल डॉट PHP कर लेता हूँ, इंटर करूंगा, तो वीवली ऑटोमेटिकली इतने बाइट्स का जो है वो शेल क्रिएट कर देगा। और मेरा ये शेल कहाँ पे आया है, होम डायरेक्टरी के अंदर।
क्यों डाउनलोड्स में आएगा यार? अच्छा डाउनलोड्स में ही हूँ तो डाउनलोड्स में ही आएगा। अच्छा जी, शुक्र है जिंदा हो। तो मेरा ये वाला जो शेल है यहाँ पे मौजूद है। अब मुझे इस शेल को कर देना है अपलोड, और इसे कर देते हैं जी अपलोड। सक्सेसफुली अपलोडेड। मुझे इसी की डायरेक्टरी यहाँ से कर लेनी है कॉपी। करने के बाद मुझे यहाँ पे कर देना है इसे पेस्ट। तो ये एरर आ रहा है, लास्ट टाइम सुबह भी यही आ रहा था। लेकिन समझाने के लिए आपको इस जहाँ पे आपका शेल अपलोड हुआ होता है उसका पूरा पाथ आपको देना है। देने के बाद आपको वेवली के ऊपर रिवर्स शेल जनरेट करने के लिए आपको वेवली लिखना है। लिखने के बाद आपको उसका पाथ देना है। देने के बाद आप पासवर्ड देते हैं अपने शेल का और इंटर कर देते हैं। इंटर होने के बाद अभी ये शेल जनरेट नहीं हुआ, लेकिन ये एज इट इज़ उसी तरह से शेल जनरेट होता है जिस तरह से हमारे पास हमने विंडोज़ को हैक करके देखा था थ्रू मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास शेल जनरेट होता है। तो अभी इसके ऊपर एरर आ रहा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं मज़ीद इसकी जो एरर्स हैं सारी कॉन्फ़िगर करके अगर मैं यहाँ पे अपलोड्स में ही जाऊँ मुझे ये शो भी करेगा कि लाइक रिवर्स शेल डॉट पी एच पी मेरा यहाँ पे मौजूद है। तो अभी के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है।